हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवी साइंस क्लासेस। लास्ट हमने पढ़ा था लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन में लगभग सारा कवर कर लिया था, ये सब कंप्लीट था। हमने ये कुछ फॉर्मूले जैसे बनाए थे, जैसे कि डिस्टेंस के इनवर्स में होता है लिंकेज। अब लिंकेज बढ़ेगा तो क्रॉसिंग ओवर घटता है, लिंकेज बढ़ेगा तो रिकॉम्बिनेशन घट जाएगा, लेकिन लिंकेज बढ़ेगा तो पेरेंटल टाइप बढ़ जाते हैं। तो ऐसा हमने पढ़ा था, कैसे होता है ये सब हमने यहाँ समझा था। अब इस ग्राफ में हमने देखा था लिंकेज किस तरह से फ्लो हो रहा है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया था। और एक्सपेरिमेंट किस पे किया गया था? ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर पे। और ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर पे किसने एक्सपेरिमेंट किया था? थॉमस हंट मॉर्गन ने। इसीलिए टीएस मॉर्गन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी कहा जाता है। अब क्या होगा इसमें, ये जो कैपिटल वाई, ये वाई दिख रहा है और एक वाई प्लस दिख रहा है, एक डब्ल्यू दिख रहा है, एक डब्ल्यू प्लस दिख रहा है। तो यहाँ पे जो वाई है वो येलो बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि वाई पॉजिटिव वो ब्राउन बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू जो है, ये डब्ल्यू जो है, ये वाइट आई के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि ये जो कैपिटल डब्ल्यू प्लस के साथ है, ये रेड आई के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेम इसी तरह से इसमें क्या है, जो डब्ल्यू है वो तो आई कलर के लिए हो गया, ये रेड के लिए है, व्हाइट के लिए है, और प्लस वाला रेड के लिए है। और जो एम है, ये एम मिनिएचर को शो करता है। विंग साइज, विंग साइज मतलब अगर पॉजिटिव है तो नॉर्मल है, और बिना किसी साइन के है ये नॉर्मल वाला, तो ये हो जाएगा मिनिएचर टाइप का। इस तरह से ग्राफ भी हमने समझा था। एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि जो लिंकेज होता है वो कुछ कंडीशन में 100% लिंकेज भी होता है, और जब 100% लिंकेज होगा तो रिकॉम्बिनेशन बहुत 0% होगा, रिकॉम्बिनेशन नहीं होता। तो अगर 100% लिंकेज है तो जीरो रिकॉम्बिनेशन होगा, जो कि हमने मिनिमम पढ़ा हुआ था। अब इसी तरह से पेरेंट टाइप वहां पे 100% बन जाएंगे। तो ऐसा किस में देखने को मिलता है? ऐसा हमें देखने को मिलता है ड्रोसोफिला में, मेल ड्रोसोफिला में। मेल ड्रोसोफिला में 100% लिंकेज देखने को मिलता है, जिस वजह से उसमें कोई भी रिकॉम्बिनेशन नहीं बनता। तो इस तरह से ये लिंकेज खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब इसको हम समझते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है क्या एक्चुअल में। पॉली मतलब होते हैं बहुत सारे, और जेनिक मतलब होते हैं जीन। किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक से ज्यादा जीन अगर लग रहा है तो हम उसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक से ज्यादा जीन लगे तो हम उसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल में हम समझते हैं, जैसे ह्यूमन स्किन कलर। ह्यूमन स्किन कलर, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसकी लाइनों में देखेंगे क्या लिखा है। ह्यूमन स्किन कलर जो था, वो मान लेते हैं 3 जीन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ए जीन, बी जीन और सी जीन। अब ये जो है, इसको ना क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, ये क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस हो गया। अब हम आगे बात करते हैं कि क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस इसको क्यों बोला, क्या रीजन था क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस बोलने का। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि कैपिटल ए जो है वो 2 ग्राम मेलेनिन बनाएगा। हम जानते हैं मेलेनिन क्या था, एक पिगमेंट होता है, कलर पिगमेंट, जो कि डार्क कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और मेलेनोसाइट से रिलीज किया जाता है। तो मेलेनोसाइट से रिलीज किया जाता है, कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, इसको मेलेनिन पिगमेंट बोल देते हैं। तो कैपिटल वाला जो है 2 ग्राम स्टार 2 ग्राम मेलेनिन बना रहा है। इसमें ए भी, जैसे ए हो या बी हो या सी हो, अगर इनमें से कोई भी कैपिटल है तो ये सभी ए बी सी अलग अलग, ये सभी 2 ग्राम मेलेनिन बनाएंगे। मेलेनिन। अब जो स्मॉल वाला है, स्मॉल वाला
नहीं बनाएगा या 1 ग्राम बनाएगा। इसको 2 की जगह 1 कर लेते तो सिंपल लगेगा। हम मान लेते हैं कि 1 ग्राम स्टार्च मेलेनिन बना रहा है, ये भी 1 ग्राम बना रहा है, जबकि स्मॉल वाला कुछ भी मेलेनिन नहीं बना रहा। अब क्या होगा? तो यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये कोई मेलेनिन नहीं बनाते, तो 0 ग्राम मेलेनिन बना रहा है एग्जाम्पल के लिए। ये डेटा बहुत वेरी कर सकता है, ये जस्ट एग्जाम्पल लिया गया है। अब क्या होगा? यहाँ पे ये बनाया, अच्छा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है? प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि सारे कैपिटल हों, पहली प्रोबेबिलिटी। कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। तो यहाँ पे सारे कैपिटल आ गए। इसमें टोटल कितने कैपिटल दिखाई दे रहे हैं? तो टोटल 6 कैपिटल दिखाई दे रहे हैं। तो कितने ग्राम? 6 ग्राम हो गया। अब 6 ग्राम मेलेनिन मतलब कि बहुत ज्यादा डार्क कलर इस पर्सन का दिखाई देगा। बहुत ज्यादा डार्क कलर तो हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 कलर, मतलब 6 गुना ज्यादा डार्क है। अब दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है? कैपिटल सी, स्मॉल सी। 5 रह गए क्या? 1 2 3 4 5, थोड़ा कम डार्क है, फेयरनेस की तरफ जा रहा है। कैपिटल बी, स्मॉल सी, 4 ही रह गए। 1 2 3 4। ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, 3 रह गए। 1 2 3। यहाँ पे ध्यान देना है हमें कि एक इंटरमीडिएट भी होगा। इंटरमीडिएट क्यों इंटरमीडिएट होगा? क्योंकि इसमें जो कलर है वो ना तो एकदम पीक पे है और ना ही एकदम नील है, मतलब एकदम मीडियम कलर है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। कैपिटल बी, स्मॉल सी, 2 कैपिटल रह गए। स्मॉल सी, 1 कैपिटल रह गया। अब स्मॉल सी, 0 कैपिटल रह गए। तो अब अगर इसमें देखें तो हमें दिखा क्या? फिनोटाइप कितनी तरह के बनेंगे? तो इसमें फिनोटाइप जो बनेंगे वो 7 तरह के बनेंगे। एक टाइप का फिनोटाइप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। जीनोटाइप नहीं बोला मैंने बोला फिनोटाइप कितने बनेंगे, तो इसमें फिनोटाइप 7 तरह के बनते हैं। तो जीनोटाइप कितने बनेंगे फिर? जीनोटाइप के लिए एक फॉर्मूला था, 3 की पावर n। 3 की पावर n जीनोटाइप लगाते थे, तो उस फॉर्मूले से हम जीनोटाइप निकाल सकते हैं। क्योंकि जीनोटाइप सिंपल काम करेंगे, लेकिन फिनोटाइप में इसमें वेरिएशन आएगा। रीजन क्या है कि इसमें डोमिनेंट और रेसेसिव वाला जो कंसेप्ट है, उसमें कई सारे जीन एक साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे चेंज ला सकता है। तो फिनोटाइप इसमें 7 तरह के बनेंगे। और ये जो दिखाई दे रहे हैं ये अलग अलग वेरी करते हैं। इसमें सिर्फ हम क्वांटिटी देखेंगे कि कितने कैपिटल हैं और कितने स्मॉल है। जितने ज्यादा कैपिटल उतना ज्यादा डार्क कलर दिखेगा, जितने कम कैपिटल उतना कम डार्क कलर दिखेगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, अगर इसे ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कैसे बन सकता है? तो इसमें भी ग्राफ बन सकता है। कैसे बनेगा वो हम देखते हैं। ये एक ग्राफ बना। अब इस ग्राफ में मैं एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करता हूं पॉपुलेशन को, और मैं वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करता हूं इनका जो जेनेटिक मेकअप है। जेनेटिक मेकअप किस तरह से? तो कैपिटल सी, इधर रिप्रेजेंट कर देता हूँ स्मॉल ए, स्मॉल बी,
स्मॉल सी, ये बीच में इंटरमीडिएट आ जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। तो इस तरह से अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो पॉपुलेशन में मुझे बहुत ज्यादा डार्क कलर के बहुत कम पर्सन दिखेंगे और बहुत ज्यादा लाइट कलर के बहुत कम पर्सन दिखेंगे, लेकिन जो मीडियम है इंटरमीडिएट वाले हैं वो बहुत सारे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको देखूंगा तो मुझे बहुत डार्क वाले कम, बहुत डार्क वाले यहाँ पे कम दिखेंगे और उसके साथ में जो मीडियम वाले हैं वो ज्यादा दिखेंगे। सेम इसी तरह से बहुत ज्यादा लाइट वाले भी बहुत कम दिखेंगे। तो इस तरह से ये बेल शेप कर्व बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डार्क कम है, एक्सट्रीम वाले बेसिकली कम होते हैं और इंटरमीडिएट ज्यादा होते हैं। ये भी एक्सट्रीम है और ये भी एक्सट्रीम है, तो दोनों एक्सट्रीम यहाँ पे कम होंगे नंबर में, इसीलिए यहाँ पे जो मीडियम है वो ज्यादा पीक पे रहता है। तो ये अपना पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस था। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या था कि एक करेक्टर एक से ज्यादा जीन के द्वारा कंट्रोल किया जा सके तो उसको हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोल देते हैं। अब है क्या इसमें, क्या लिखा है इसको देख लेते हैं। क्या क्या इसमें देखा गया कि मेंडल स्टडीड mainly described those traits that have distinct alternating form such as flower color। अलग अलग चीजों को मेंडल ने देखा था, जैसे कि फ्लावर कलर which either which are either पर्पल और व्हाइट। मतलब कि एकदम जस्ट अपोजिट वाले करेक्टर लिए थे। ऐसे कोई करेक्टर नहीं लिए थे मेंडल ने जिसमें थोड़े वेरिएशन देखने को मिले। जैसे ह्यूमन स्किन कलर में कई सारे वेरिएंट देखने को मिलते हैं। कई सारे वेरिएंट कैसे मिलते हैं कि एक डार्क है, एक थोड़ा कम डार्क है, उससे कम डार्क है, फिर लाइट आ गए, फिर और लाइट आ गए, फिर फेयर आ गए, बहुत ज्यादा फेयर आ गए। तो इस तरह से उसमें कई सारे वेरिएंट देखने को मिलते हैं। ऐसा कोई करेक्टर नहीं दिया था। मेंडल ने सिंपल ऐसे कैरेक्टर लिए थे जो जस्ट अपोजिट होता है। या जैसे कि फ्लावर कलर में इसमें बताया, या तो पर्पल होगा या तो जस्ट व्हाइट होगा, तो जस्ट अपोजिट हो गया। बट इफ यू लुक अराउंड यू you will find that there are many traits which are not distinct in their occurrence and are spread across a gradient। एक ग्रेडियंट की तरह से एक फैले हुए होता है। ग्रेडियंट मतलब लेवल की तरह से, कौन ज्यादा है कौन। अब जैसे एक स्किन टोन नापने के लिए भी एक स्केल बना आता है, तो उसमें भी कई सारे वेरिएंट देखने को मिलता है। अब एग्जाम्पल इसमें क्या दिया है, इन ह्यूमन वी डोंट जस्ट हैव टॉल और शॉर्ट पीपल। इसमें ह्यूमन हाइट को भी हम कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि बहुत एक्सट्रीम हाइट लगभग 6.5 फीट की हाइट जो पर्सन की होती है वो 6.5 7 फीट के जो पर्सन होता है वो बहुत कम होता है, रेयर होता है, तो यहाँ पे उसको रख सकते हैं। इसी तरह से बहुत छोटे जैसे 3 फीट 4 फीट के जो होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट लगभग 5 साढ़े 5 फीट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होता है, तो वो एक इंटरमीडिएट रेंज हो गई। तो वही यहाँ पे ज्यादा मिलता है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, टू डिस्टिंक्ट अल्टरनेटिव बट अ होल रेंज पॉसिबल हाइट। जो पूरी रेंज है वो क्या हो सकती है, अलग हो सकती है। सच ट्रेड जनरली कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन। ये ट्रेड 3 और 3 से ज्यादा जीन से कंट्रोल की जा सकती है, तो इसको पॉलीजेनिक ट्रेट बोला जाता है। होगा क्या इसमें, बिसाइड द एनवायरमेंट multiple gene polygenic inheritance also taken into account the influence of environment। अब ये environment के हिसाब से भी हो सकती है। कैसे environment के हिसाब से हो सकती है, जैसे एक हम पढ़ते हैं फिनोकॉपी। फिनोकॉपी फिनोकॉपी क्या था कि जेनेटिकली कुछ भी हो लेकिन फिनोटिपिकली ये चेंज हो जाए तो वो फिनोकॉपी कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए हमने पहले पढ़ा भी था ये स्टार्टिंग में कि एक कैपिटल टी वाला प्लांट है, एक स्मॉल टी वाला प्लांट है। ये तो टॉल होगा, ये ड्वार्फ होगा, लेकिन हमने इस पे जिब्रेलिक एसिड जिब्रेलिन स्प्रे कर दिया था। अब जैसे जिब्रेलिक एसिड जिसको GA3 के नाम से जानते थे, वो इसको स्प्रे करने के बाद ये भी टॉल हो गया और ये तो टॉल पहले से था ही, तो दोनों टॉल हो गए। तो इस समय पे ये जो है ये फिनोकॉपी है। तो ऐसा कुछ हमने पढ़ा था।
तो वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, ये भी तो हमने एनवायरनमेंट में डाला था, तो ये एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा। दूसरा कलर के लिए अगर हम बात करें तो ऐसे ऐसे प्लेसेस जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है तो वहाँ पे जनरली लोगों का जो कलर होता है वो थोड़ा डार्क होता है, क्योंकि मेलेनिन जो होता है वो यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो इसमें और क्या देखने को मिलता है हमें। ह्यूमन स्किन कलर इज अनदर क्लासिक एग्जाम्पल। ह्यूमन स्किन कलर जो कि हमने पढ़ा भी था अभी, वही इसी की बात कर रहे हैं। इन पॉलीजेनिक ट्रेट द फिनोटाइप इफ रिफ्लेक्ट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील। इसको कंट्रीब्यूशनल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। कंट्रीब्यूशनल इनहेरिटेंस, तो कंट्रीब्यूशन होता है ना इसमें, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि कैपिटल वाला 1 ग्राम मेलन बना रहा था जबकि स्मॉल वाला 0 ग्राम बना रहा था, तो ये भी एक कंट्रीब्यूशन ही है कि यहाँ पे 6 का कंट्रीब्यूशन या 5 का है, 4 का, 3, 2, 1 इस तरह से आए थे। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो इसमें और क्या हम देखने को मिलेगा। अभी एडिटिव भी थे, हम जोड़ ही तो रहे थे यहाँ पे, इसलिए एडिटिव थे। To understand the better, let us assume that 3 जीन ABC, ABC हमने माने थे, डोमिनेंट फॉर्म में है कैपिटल वाले, रेसेसिव फॉर्म में हो जाएंगे स्मॉल वाले। अभी किस तरह से रिप्रेजेंट होंगे, एज एक्सेप्टेड द जीनोटाइप विद 3 डोमिनेंट एलील्स, 3 रेसेसिव एलील विल बी इंटरमीडिएट स्किन कलर। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ये इंटरमीडिएट बनेगा, क्योंकि इसमें 3 तो डोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं हमें और 3 हमें इसमें रेसेसिव वाले दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए ये कैसा बनेगा, ये इंटरमीडिएट बनेगा। हम आगे बात करते हैं अब इसमें और क्या है। अब will have an intermediate color in this manner, number of each type of allele in genotype would be determined as darkness और lightness। सभी को हम darkness और lightness के पैटर्न में इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को समझा। पॉलीजेनिक के बाद हम पिलियोट्रॉफी की बात करते हैं। पिलियोट्रॉफी क्या होता है, पिलियोट्रॉफी होता है जिसमें कि एक अकेला जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर सके। तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे देखते हैं। हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था जस्ट पीछे, जिसमें एक सीड ग्रेन का साइज था, जहाँ पे ओ डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा था, उसी के साथ हमने प्लियोट्रॉफी का एक छोटा एग्जाम्पल पढ़ा था। वहां पे क्या हुआ था, एक बार जनरल जनरल उसको देख लेते हैं। कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी, 3 कंडीशंस आई थी। तो हमने ऐसा कहा था कि यहाँ पे ये दोनों राउंड बनते हैं, ये अकेला रिंकल्ड बनता है सीड के बेसिस पे। जब इस और दूसरे दूसरे ये हमने शेप ऑफ सीड मेजर किया था यहाँ पे, शेप ऑफ सीड। और दूसरी डायरेक्शन में क्या था, यहाँ पे साइज ऑफ सीड की बात थी। तो जो कैपिटल बी होता है वो हमने कहा था 2 ग्राम स्टार्च बना रहा है, कैपिटल बी 2 ग्राम स्टार्च बना रहा था, और स्मॉल बी 1 ग्राम स्टार्च बना रहा था। यहाँ पे साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन को मेंटेन करेगा। तो जो कैपिटल बी थे वहां पे 2 इससे आए, इधर से 2 ग्राम, इधर से 2 ग्राम, तो टोटल 4 ग्राम। इधर से 2, इधर से 1, टोटल 3 ग्राम, इधर से 1, इधर से 1, टोटल 2 ग्राम। कैसे, यहाँ पे 2 + 2 4 ग्राम स्टार्च, इधर 2 + 1 3 ग्राम स्टार्च, इधर 1 + 1 2 ग्राम स्टार्च। तो इस तरह से यहाँ पे बने थे। ये लार्ज साइज का बन गया था, ये इंटरमीडिएट था, ये स्मॉल था। तो यहाँ पे ये इंटरमीडिएट बना था, तो इसलिए हमने इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी बोला था। तो ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। इसको हम इसमें इस समय इसमें पढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है ये, we have so far seen effect of gene on a single phenotype or trait। एक ही ट्रेट पे जीन का इफेक्ट होता है, वो हमने बहुत देखा हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, देर आर हाउएवर इंस्टेंस वेयर अ सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइप एक्सप्रेशन। एक अकेला जीन एक से ज्यादा फिनोटाइप एक्सप्रेशन दे सकता है। सच जीन इज कॉल्ड प्लियोट्रॉफिक जीन। उसी जीन को हम प्लियोट्रॉफिक जीन बोलते हैं। मतलब सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो ऐसा जीन
जो कि किसी ऐसा जीन जो कि एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा हो, एक से ज्यादा ट्रेट को कंट्रोल कर रहा हो, उस जीन को हम प्लियोट्रॉपिक जीन बोल देते हैं। The gene underlying the mechanism of pleiotropy in most cases is the effect of gene on metabolic pathway। अब कुछ में मेटाबॉलिक पाथवे को करता है, जैसे कि फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता था, थोड़ा सा इसका एग्जांपल देखते हैं कि एक होता है फिनाइल एलेनिन, एक होता है फिनाइल एलेनिन, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अभी जो फिनाइल एलेनिन है, इसको फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नाम का एंजाइम आएगा, लीवर एंजाइम है ये। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नाम का एंजाइम आएगा। अब वो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज जो आया, ये इसको टायरोसिन में कन्वर्ट करता है, और टायरोसिन कई सारे मेटाबॉलिक पाथवे चलवाता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, कई सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो अब अगर यहाँ से ये जीन एब्सेंट हो जाए, यहाँ से ये जीन एब्सेंट हो जाए, तो होगा क्या, ये सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी रुक जाएंगी। इस जीन के इनएक्टिव होने से, सॉरी, इस जीन के इनएक्टिव होने से ये कन्वर्जन रुकेगा। कौन सा जीन, ये तो एंजाइम था, जीन वो था जो इस एंजाइम को बना रहा था, जीन वो था जो इस एंजाइम को बना रहा था। तो यहाँ पे जीन था जो इस एंजाइम को बना रहा था। ये जीन अगर इनएक्टिव हुआ तो पहले तो कई सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन डिस्टर्ब हुई। दूसरी बात, ये जो फिनाइल एलेनिन है, ये भी स्टोर होने लगेगा और फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होकर डिजीज कॉज करता है। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे, आगे आगे ही आएगा फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो यहाँ पे जनरल सी बात बताने की ये थी कि ये अकेला जीन है, ये जो अकेला जीन है, ये इतनी सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन को, कई सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक प्लियोट्रॉपिक जीन हो गया। तो contribute toward the phenotypes. An example of this is the disease phenylketonuria। इसको हम देखेंगे अभी आगे, नेक्स्ट में आएगा। Which occurs in humans. The disease is caused by the mutation in the gene that code for enzyme phenylalanine hydroxylase। ये phenylalanine hydroxylase यही वाला एंजाइम है, लीवर एंजाइम जिसको बोला जाता है। ये फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज ही है जिसको हम लीवर एंजाइम के नाम से जानते हैं। इसमें चेंज है, इसके जीन में जो इसको बनाता था, उस जीन में म्यूटेशन हो गया है। अब क्या होगा, ये सिंगल जीन म्यूटेशन था बेसिकली। दिस मैनिफेस्ट इटसेल्फ, सो phenotypic expression characterized by the mental retardation and reduction of hair and skin pigmentation। mental retardation क्यों हुआ था, जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया था कि ये एंजाइम अगर नहीं आया तो ये कन्वर्जन रुक जाएगा, जिस वजह से क्या होगा, ये फिनाइल कीटोन्यूरिया डिपॉजिट होने लगेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फिनाइल पायरुविक एसिड, फिनाइल पायरुविक एसिड में। और फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा और उसके डेरिवेटिव में। और ये कन्वर्ट होने के बाद क्या करेगा, कन्वर्ट होने के बाद ये न्यूरल टिश्यू को डैमेज करेगा, न्यूरल टिश्यू को डैमेज करेगा, जिससे क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन। तो इस तरह से मेंटल रिटार्डेशन भी कॉज कर रहा है। पहले क्या किया इसने, पहले इसने जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी थी वो रोक दी, साथ में मेंटल रिटार्डेशन कर रहा है, स्किन पिगमेंटेशन में इफेक्ट दिखेगा, हेयर लॉस दिखेगा,
तो वो सभी चीजें जो दिखी एक अकेले जीन से दिखी, जो कि किसका था, एक एंजाइम बनाता था फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, जिसको हम लीवर एंजाइम के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हमने प्लेयोट्रॉफी को भी खत्म किया। अब आता है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या है? सिंपल सा, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है ये। अब ये क्या है, मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हैज ऑलवेज बीन अ पजल बिफोर द जेनेटिक्स। जेनेटिक्स से पहले किसी को पता ही नहीं चलता था कि किस तरह से क्या होगा। तो अब जब से जेनेटिक्स का पता चला है, तो यहाँ पे ये सेक्स डिटर्मिनेशन एकदम सिंपल चीज हो गई है। कैसे होगा, क्या होगा, सभी को पता रहता है। अब जेनेटिक क्रोमोसोमल मैकेनिज्म होता है इसमें। सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू सम ऑफ एक्सपेरिमेंट कैरीड आउट इन इंसेक्ट। इंसेक्ट में भी कई सारे डिटर्मिनेशन के एक्सपेरिमेंट किए गए थे। In fact, the cytological observation made in number of insect lead to development. अब कई सारे साइटोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट हुए थे, साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन हुई थी। उस साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के बाद भी पता लगाया गया। अब इसमें हुआ क्या था, एक हैंकिंग नाम का एक व्यक्ति था 1891 में। हैंकिंग ने एक्चुअल में डिटर्मिनेशन पे काम किया था। could trace a specific nuclear structure although spermatogenesis in few insect। कुछ इंसेक्ट में spermatogenesis को ऑब्जर्व किया था। and it was also observed by him that 50% sperm received this structure। मतलब हम सिंपल सा जानते हैं, छोटा सा एग्जांपल, जैसे कोई पर्सन है, उसके पास एक्स वाई है, उसने इंसेक्ट में ऐसा किया था। तो एक्स वाई जब वो पर्सन है, तो उसके जब गैमीट्स बनेंगे, एक के पास एक्स जाएगा, एक के पास वाई जाएगा। तो उसने ऐसा ऑब्जर्व किया कि जो टोटल स्पर्म काउंटिंग थी, उसमें से लगभग 50% के पास ये एक्स था और लगभग 50% के पास ये वाई था। तो 50% का इसने कंसेप्ट दिया। एंड इट वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड बाय हिम दैट 50% sperm received same structure after the spermatogenesis। तो 50% के पास लगभग सेम स्ट्रक्चर थी, वेयर 50% डिड नॉट रिसीव इट। 50% के पास वो नहीं गया। एग्जाम्पल में जैसे कि वाई क्रोमोसोम था, तो 50% स्पर्म के पास वाई था, 50% के पास नहीं था, क्योंकि 50% के पास एक्स था। हैंकिंग, अब इसने एक्स बॉडी बोला उसको, क्योंकि एक्स वाई होता है जनरली। 50% के पास एक्स गया, 50% के पास एक्स नहीं गया, क्योंकि उसके पास वाई गया था, तो इसलिए ये इसको उसने एक्स बॉडी बोल दिया। बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। इसका क्या महत्व है ये बता नहीं पाया। इसने ये तो बता दिया कि 50% के पास एक्स होगा, 50% के पास वाई होगा, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका क्या महत्व है। तो आगे इसमें क्या हुआ, further investigations by the scientists lead to the conclusion X body of Hanking was in fact chromosome। जो हैंकिंग ने एक्स बॉडी बोला था, वो एक्स बॉडी एक्चुअल में क्रोमोसोम था। अब यहाँ पे एंड दैट्स व्हाई इट वाज गिवन नेम एक्स क्रोमोसोम, इसीलिए इसको एक्स क्रोमोसोम नाम दे दिया गया था। अब क्या होगा इसमें, अदर इंसेक्ट में क्या होता है, जैसे कि इट वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड दैट इन लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑफ एक्सओ टाइप का। एक्सओ टाइप का मैकेनिज्म देखने को मिलेगा किसमें, इंसेक्ट में। तो यहाँ पे हमें याद रखना है, एक्सओ टाइप का किसमें मिलेगा, इंसेक्ट में मिलेगा। ऑल एग बियर एन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम। मतलब अगर मैं यहाँ लिखूं इंसेक्ट, तो इंसेक्ट का हमें याद रखना है कि जो मेल होगा वो एक्स ओ टाइप का होगा, जो फीमेल होगी एक्स एक्स टाइप की होगी। ये याद रखना है, एज इट इज क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे कि ग्रास हॉपर हो गया, वो इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। इस तरह से हमें ये याद रखना है। अब और क्या, सेक्स डिटर्मिनेशन इज एक्सोटाइप का, दैट इज ऑल एग बियर एन एडिशनल एक्स। एडिशनल एक्स मतलब कि जो एग होगा, फीमेल से तो एग बनेगा, तो एक एक्स तो ये रहा, दूसरा एक्स ये रहा, तो एक एडिशनल एक्स हो गया, वो एक्सप्रेस नहीं होता। ऑन अदर हैंड सम ऑफ द स्पर्म, कहाँ गया ये रहा, बिसाइड ऑटोसोम, ऑटोसोम से एक एडिशनल एक्स होगा। ऑन अदर हैंड
सम ऑफ द स्पर्म बियर एक्स क्रोमोसोम। कुछ के स्पर्म के पास एक्स क्रोमोसोम होता है, वेयर एज सम डू नॉट, कुछ के पास एक्स नहीं होता है क्योंकि उसके पास वाई होता है। एग fertilize the sperm having X chromosome. Egg fertilized by sperm having X chromosome become female. पहले तो ओलोसोम और एटोसोम एक बार देख लेते हैं कि एलोसोम और ऑटोसोम होता क्या है। कि हमारे पास जैसे 46 क्रोमोसोम है। 46 क्रोमोसोम मतलब कि 23 पेयर। अब इन 23 पेयर में से 22 पेयर जो हैं ये सोमेटिक हम कह सकते हैं, तो ये होते हैं ऑटोसोम, जिसको हम सोमेटिक भी बोल सकते हैं। जो वन पेयर बचा एक्स वाई वाला, उसको हम बोलेंगे एलोसोम, या फिर उसको हम गैमेटिक भी बोल सकते हैं। तो ये हमें एक तो याद रखना है। दूसरा में क्या याद रखना है कि इसने कहा एग था, एग के पास एक्स क्रोमोसोम था, ये है एग सेल। अब एक स्पर्म आया, स्पर्म के पास भी एग सेल था, ये स्पर्म है, इसके पास भी एक्स क्रोमोसोम था। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ पे एक्स वाई का जाइगोट एक्स एक्स का जाइगोट बन जाएगा। अब ये जो एक्स एक्स का जाइगोट बना, ये एक्चुअल में फीमेल होगी। क्यों? क्योंकि फीमेल के पास से यहाँ जो फीमेल के पास से एग बना उसमें तो एक्स ही आने वाला है सिर्फ, लेकिन यहाँ पे एक्स भी आ सकता था और वाई भी आ सकता था, लेकिन आया कौन सा? एक्स आया, इसलिए इधर से भी एक्स और इधर से भी एक्स, तो ये बन गया एक्स एक्स मतलब फीमेल बन गई। अब आगे क्या कह रहा है इसमें? Egg fertilized by sperm having X chromosome becomes female, and those fertilized by sperm do not have X become male. अब इसको इंसेक्ट के केस में देखा तो एक के पास तो एक्स था, एक के पास एक्स नहीं था, तो ये इसकी बात हो रही है सिर्फ एलोसोम के रेस्पेक्ट में। एलोसोम में से एक्स था तो फीमेल बनी, और एक्स नहीं था तो मेल बनेगा। कैसे? ये जीरो था, ये एक्स था, जब फ्यूज होंगे तो एक्स जीरो टाइप का कौन होता है? मेल होता है। तो एक्स जीरो टाइप का मेल होता है, तो हमें याद रखना है हैविंग एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ पे अब जिसके पास एक्स नहीं था उससे फर्टिलाइज होने के बाद ये मेल बन गया। क्या मेल और फीमेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं? इंसेक्ट के केस में डू यू थिंक द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द मेल एंड फीमेल आर इक्वल? किसके केस में बात कर रहा है? ये इंसेक्ट के केस में बात कर रहा है, तो इंसेक्ट के केस में इक्वल नहीं होंगे, एक का डिफरेंस आएगा। कैसे? ऑटोसोम तो बराबर होते हैं सभी में, लेकिन एलोसोम की अगर हम बात करें तो फीमेल के पास एक्स एक्स टाइप का था, जैसा कि यहाँ हमने देखा। उसी समय अगर मेल को देखते हैं तो मेल के पास एक्स ओ टाइप का था, ये ओ एक्चुअल में जीरो है, ओ एक्चुअल में जीरो है, तो यहाँ पे एक ही एक्स रह गया। तो अगर मैंने कहा 22 पेयर थे नॉर्मल वाले, तो एक पेयर नहीं रहा, ये तो एक सिंगल रह गया। तो 22 पेयर मतलब 44, यहाँ से एक तो 45 इसमें, एग्जाम्पल के लिए 45 इसमें तो 46 इसमें, एक ज्यादा है, तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल नहीं रहेंगे इंसेक्ट के केस में, क्योंकि उसमें एक जीरो लिया जाता है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन डिटर्मिनेशन it was designated to sex chromosome। क्योंकि अब जनरली किससे पता लग रहा है? इसी से तो पता लग रहा है, एक्स क्रोमोसोम से। एक्स क्रोमोसोम स्पर्म में है तो फीमेल बनेगी, एक्स क्रोमोसोम स्पर्म में नहीं है तो मेल बनेगा। तो इसीलिए इसको एक डेजिग्नेशन दे दी, इसको एक पोस्ट दे दी, पद दे दिया कि ये सेक्स क्रोमोसोम कहलाएगा। अब एंड रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम वर नेम्ड ऑटोसोम, और इसके अलावा जितने भी थे सारे ऑटोसोम कहलाएंगे। मतलब हम कह सकते हैं एक्स क्रोमोसोम इज ए सेक्स क्रोमोसोम। आगे क्या है?
ग्रास हॉपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोटाइप डिटर्मिनेशन। तो ग्रास हॉपर मैंने बोला ही था इंसेक्ट में आता है, तो ये एक्सोटाइप का शो करेगा। Sex determination in which male have only X chromosome beside the autosome। ऑटोसोम के साथ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि दूसरा क्या था, दूसरा जीरो था। ये क्या है, जीरो है, क्योंकि अभी अभी हमने बोला था ये जीरो है, इसीलिए तो एक कम हो जाएगा मेल के पास टोटल काउंटिंग में से। beside autosome, whereas female have a pair of X chromosome। फीमेल के पास XX टाइप का था, अभी अभी हमने देखा था। These observation lead to the investigation of the number of species to understand the mechanism of sex determination। ये species to species vary करता है और number of chromosome vary करेंगे अलग अलग species में, तो इस तरह से sex determination होता है। अब और कौन है, मेमल्स में भी बोला गया, मेमल्स में इंक्लूडिंग मैन एक्स वाई टाइप का होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। अब सेक्स डिटर्मिनेशन एक्स वाई टाइप का होगा, एक्स क्रोमोसोम होगा, वाई क्रोमोसोम होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं है। सिंपल से एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं इसको, जो बचपन से पढ़ा है कि मेल था एक्स एक्स टाइप का, फीमेल थी एक्स एक्स टाइप की, मेल था एक्स वाई टाइप का। यहाँ से फिर गैमीट्स बनाए थे, ऑटोसोम साथ में चल रहे हैं, ऑटोसोम साथ में चल रहे हैं। कई जगह पे ऐसा भी लिखते हैं, कई जगह पे जैसे नॉर्मली क्या क्या लिखा जाता है हम वो भी देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ऐसा तो हमें बनाना आ गया। नॉर्मली क्या लिखा जाता है, ए प्लस एक्स एक्स। ए रिप्रेजेंट कर रहा है ऑटोसोम को, ये बन गई फीमेल। ए प्लस एक्स वाई, तो यहाँ पे भी ए क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट ऑटोसोम को, और ये जो अलग पेयर बना ये एलोसोम कहलाता है। तो हम कहें ये इसका ऑटोसोमल पेयर, ये इसका ऑटोसोमल सेट, जबकि ये इसका एलोसोम और ये इसका एलोसोम कहलाएगा। इस तरह से यहाँ पे क्रॉस चला करता है। अब क्या होगा जब गैमीट्स बनेंगे, तो एक ए प्लस एक्स एक गैमीट बना, ए प्लस एक्स दूसरा गैमीट बना। यहाँ पे दो तरह के गैमीट बनेंगे, ए प्लस एक्स वाला और ए प्लस वाई वाला, इस तरह से गैमीट बनेगा। बस सिंपल ए कॉमन रहेगा सभी में, एक्स वाई का क्रॉस कर देंगे, कुछ इस तरह से पन्नेट स्क्वायर आ जाएगा। ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स और ए प्लस वाई। तो यहाँ पे ए को छोड़ देते हैं, सभी जगह कॉमन आने वाला, तो एक्स 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 वाई, एक्स 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 वाई। तो यहाँ पे दो मेल बने, दो मेल बने दो फीमेल बने, मतलब 50-50% संभावना रहेगी कि मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। तो यहाँ से इसको हटा देते हैं अभी, नेक्स्ट देखते हैं। तो इस तरह से हमें सेक्स डिटर्मिनेशन समझ आया। अब हमें इसमें याद क्या रखना है, सबसे पहली चीज हमें क्या याद रखनी है कि जो इंसेक्ट है उसमें एक्स 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 ओ टाइप का मिलेगा, हमें इंसेक्ट में एक्स 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 ओ टाइप का मिलेगा, जबकि जो ड्रोसोफिला है उसमें हमें एक्स 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 वाई टाइप का मिलेगा। मतलब कि जो ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला का भी लिख देते हैं, ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में भी मेल कैसा होगा, एक्स वाई टाइप का होगा, जबकि फीमेल कैसी होगी, एक्स एक्स टाइप की। तो ड्रोसोफिला में भी हेट्रोगैमेटिक कंडीशन किसकी है, मेल की। ड्रोसोफिला में भी हेट्रोगैमेटिक कंडीशन किसकी है, मेल की है। तो इसको हम बोलते हैं हेट्रोगेमी। क्या बोलेंगे इसको, हेट्रोगेमी, मेल हेट्रोगेमी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें ये समझ आया कि मेल हेट्रोगेमी है क्या। अब आगे बात करते हैं, वाई क्रोमोसोम क्या था, एक्स वाई टाइप का मिलेगा। डिटर्मिनेशन इज सीन वेयर बोथ मेल एंड फीमेल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट बट काउंटर पार्ट डिस्टिंक्ट स्मॉलर एंड कॉल्ड वाई क्रोमोसोम। डिफरेंट वही वही था। फीमेल हाउएवर हैव अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, फीमेल के पास एक्स क्रोमोसोम का एक पेयर देखने को मिलेगा।
मेल के पास एक्स वाई मिलता है, ऑटोसोम के साथ एक्स वाई मिलता है। ड्रोसोफिला एक्सेल में ह्यूमन जैसे क्रोमोसोम, जैसे ह्यूमन में क्रोमोसोम और बिहेवियर होता है, सेम ऐसे ही लगभग ड्रोसोफिला में होता है, एक्स वाई और एक्स एक्स टाइप का। आगे क्या है, अब एक्सो टाइप का किसमें मिला था, इंसेक्ट में। एक्स वाई टाइप का ड्रोसोफिला में और मेन में, ह्यूमंस में। अब बट इन बोथ केस मेल प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स। इनमें मेल डिफरेंट टाइप के गैमेट्स ही प्रोड्यूस कर रहा है, जैसा कि एक एक्स वाला गैमेट और मतलब एक एक्स वाला स्पर्म, एक वाई वाला स्पर्म। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि कुछ में सेम भी करते हैं। जैसे अब इसमें क्या है, आइदर विद और विदाउट एक्स क्रोमोसोम, या तो जैसे कि हमने पढ़ा था इंसेक्ट वाला केस, इस एक में एक्स आया था, एक में एक्स नहीं आया था, तो ये भी दो डिफरेंट टाइप के हो गए। अब ड्रोसोफिला और ह्यूमंस के केस में एक में एक्स आया था तो दूसरे में वाई आया था, ये भी डिफरेंट टाइप के हैं। अब क्या होगा, इसको मेल हेट्रोगैमेटी बोलते हैं। मेल हेट्रोगैमेटी उसको बोला जाता है क्योंकि मेल डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बना रहा है। इन सम अदर ऑर्गेनिज्म, बर्ड्स, इसमें एक याद रखना है बर्ड्स का, जेड जेड मेल होता है, जेड डब्ल्यू फीमेल होता है। तो ये याद रखना है, जेड जेड मेल होता है, जेड डब्ल्यू फीमेल होता है। अब इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन फीमेल पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल में, जब ह्यूमन और ड्रोसोफिला के बारे में बात चल रही थी, या फिर हम कहें मेल हेट्रोगैमेटी के बारे में बात चल रही थी, तो जो ये गैमीट्स बनेंगे, इससे इससे बनने वाले गैमेट्स तो सेम ही होंगे, तो इससे तो डिटरमाइन नहीं होगा कि कौन सा जेंडर आने वाला है ऑफस्प्रिंग में, लेकिन मेल से डिसाइड हो रहा था। बर्ड्स के केस में उल्टा होता है, बर्ड्स के केस में फीमेल डिसाइड करती है कि मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, ऑफस्प्रिंग मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। तो जेड 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 डब्ल्यू किसका है, बर्ड्स का है। एक्स ओ टाइप का किसका होगा, इंसेक्ट का होगा। एक्स वाई और एक्स एक्स टाइप का ह्यूमंस और उसमें ड्रोसोफिला में होगा। तो इस तरह से हुआ। अब इसको हम फीमेल हेट्रोगैमेटी बोलते हैं, जिसमें कि जो फीमेल है वो डिस्टिंक्ट होता है। अब ह्यूमन का केस हमने पढ़ा हुआ है क्या, हाँ, एक इसमें याद क्या रखना है, जैसे किसी के पास एक एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा भी एक्स क्रोमोसोम है, इसमें से एक्सप्रेस एक ही होगा, एक बार बॉडी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बार बॉडी। बार बॉडी का मतलब होता है वो हेट्रोक्रोमेटिन स्टेज में बहुत ज्यादा कंडेंस हो जाएगा, एक्सप्रेस ही नहीं होगा, तो इसको हम बोलेंगे बार बॉडी। तो जितने ज्यादा एक्स क्रोमोसोम उतनी ज्यादा बार बॉडी। जैसे फीमेल के पास देखो, एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो जनरली, एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो किसके लिए काम आता है, बॉडी बनाने के लिए काम में आता है, स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए काम में आता है, ठीक है। तो एक तो कंपलसरी एक्सप्रेस होना ही है। तो इसके अलावा जितने एक्स होंगे वो सब बार बॉडी। जैसे कि एक फीमेल के पास एक बार बॉडी, मेल के पास जीरो बार बॉडी। वहीं पे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करें तो उसके पास एक बार बॉडी है। सुपर फीमेल की बात करें तो उसके पास दो बार बॉडी है। तो इस तरह से हमें याद रख लेना, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ह्यूमंस का हम पढ़ ही रहे हैं इतने बचपन से ही कि 50% एक्स वाले स्पर्म होते हैं, 50% वाई वाले स्पर्म होते हैं, तो उन्हीं से डिटरमाइन होता है। अब आगे चलते हैं। ये है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। हनी बी में किस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन होगा, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी में क्या क्या हुआ कि इसमें एक हनी बी जो होती है, ये फीमेल जो है, ये 32 क्रोमोसोम होते हैं इसके पास। मेल के पास 32 नहीं होते हैं, मेल के पास 16 होते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि होता ही है कि जो फीमेल होती है वो डिप्लॉयड होती है, जबकि मेल होता है वो हैप्लॉयड होता है। और हमने पढ़ा है कि जिसके पास प्लॉयडी इवन नंबर वाली हो, जैसे कि 2n 4n 6n 8n, वो मियोसिस कर सकते हैं, जबकि जिसके पास ऑड नंबर वाली हो वो मियोसिस नहीं कर सकते हैं। जैसे ऑड नंबर जैसे कि n 3n 5n 7n, इस तरह की अगर प्लॉइडी देखने को मिले तो वो मियोसिस नहीं कर सकते, वो माइटोसिस कर सकते हैं। तो जब ये गैमीट बनाएगी फीमेल, क्योंकि ये डिप्लॉयड है, 2n है, तो ये मियोसिस से बनाएगी।
मियोसिस से जैसे ही गैमीट बनाएगी तो 16 16 के 2 गैमीट बन गए। यहाँ पे ये माइटोसिस से बनाएगा 16 का गैमीट बनेगा क्योंकि ये इक्वेशनल डिवीजन होता है माइटोसिस, जबकि ये रिडक्शनल डिवीजन होता है मियोसिस जो है। अब इधर से क्या हुआ यहां से ये आया, इधर से आया, तो ये 32 की जाइगोट बना। 32 का क्या बना? जाइगोट। फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना। जाइगोट ने अगर क्या खाया, जाइगोट ने अगर रॉयल जेली पे फीड किया, जाइगोट ने अगर रॉयल जेली पे फीड किया तो ये बन जाएगी क्वीन और ये फर्टाइल होगी। जबकि अगर इसने फीड किया बी ब्रेड पे, अगर इसने बी ब्रेड पे फीड किया तो ये बन जाएगी वर्कर। अगर इसने बी ब्रेड पे फीड किया तो ये बन जाएगी वर्कर। तो इस तरह से ये डिटर्मिनेशन हो सकता है। अब इसमें याद रखना है, ये तो बनी जाइगोट से फीमेल, ये हमेशा फीमेल बनेगी क्योंकि फीमेल जो होती है वो डिप्लॉयड होती है। अब बच गया एक गैमेट, ये गैमेट जो बचा ये करेगा पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस। और पार्थेनोजेनेसिस में बिना फर्टिलाइजेशन के गैमेट एम्ब्रियो बनेगा और वो बन जाएगा ड्रोन, जो कि 16 का होगा, हैप्लॉइड होगा। क्या बन जाएगा? ड्रोन। और ये ड्रोन मेल होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें जो फीमेल है, अभी जो सन दिख रहा है, ये सन, पहले इसको देखते हैं फीमेल क्या है, फीमेल कैसे बनी होगी। ये अगर इसको उल्टा लेके जाए तो यहां से एक गैमीट इसका हैप्लॉइड आया होगा जो कि मेल से आया होगा, ड्रोन। एक गैमीट हैप्लॉइड आया होगा, दूसरा फीमेल से आया होगा। इसको फीमेल बना देते हैं, ये फीमेल से आया जो कि 32 की थी, 32 क्रोमोसोम वाली थी। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, ये जो है मेल है इसको हम सन बोल सकते हैं। तो इसका सन है। क्या इसके फादर दिख रहे हैं? नहीं, इसके तो मदर है सिर्फ। लेकिन ग्रैंडफादर है तो हाँ, इसके ग्रैंडफादर जरूर हैं। जो सन है उसके ग्रैंडफादर हैं लेकिन फादर नहीं है। सेम इसी तरह से जो ग्रैंडफादर है उसका सन नहीं है, ग्रैंडसन है। तो ये हमें याद रखना है। इस तरह से जो सेक्स डिटर्मिनेशन था हनी बी का वो भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट में हम म्यूटेशन से पढ़ेंगे। अभी कितना ही, थैंक यू।